जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को झंझोड़ता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क, जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का सफरनामा है मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर सीधी बात, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर आपकी आवाज, नजरिया। का स्वागत है। विगत दिनों से हम चर्चा कर रहे थे आम बजट 2023-24 जो कि मोदी सरकार के लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट है। उस पर विभिन्न वर्गों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या दुश्चिंताएं हैं। अब जबकि वित्त मंत्री की रिपोर्ट का खुलासा हो गया है और 140 करोड़ परीक्षकों ने उस पर अपनी टिप्पणियां की हैं, और इस आम बजट पे क्या प्रतिक्रिया है, अर्थ विशेषज्ञों की क्या राय रखते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था को कितना गतिशील करेगा, इस सब पर चर्चा होगी हमारे खास कार्यक्रम अर्थचक्र सुनो सरकार में। और इस कार्यक्रम के संयोजक नितेश गुप्ता जो कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन आगरा शाखा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं का विभिन्न मंचों पर आप उसका जानकारी देते आए हैं। मैं कार्यक्रम सौंपता हूं नितेश जी को। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। और जैसा हम लोगों को जानकारी में है, दर्शकों की जानकारी में है कि आज बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर उसको अनाउंस किया। तो इस पूरे पैनल, आज एक अच्छा पैनल है हम लोगों के साथ में इस पर चर्चा करने के लिए। तो पहले पैनल का परिचय करवाता हूँ मैं। तो हमारे साथ में काफ़ी वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सीए सर्वेश कुमार वाजपेयी जी, उसके साथ में है प्रमोद चौहान जी जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है प्रमोद चौहान जी को। मेरे साथ में है मनोज खुराना जी जो आपका टैक्स पर एक्सपर्टीज़ है, और मेरे साथ में है सीए सक्षम अग्रवाल जो आप एक यूथ चार्टर्ड युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप अपना एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं jobas.com से, जो कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ का एक पोर्टल है। तो ये एक खास पैनल है हम लोगों के साथ में जो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी अच्छी जानकारी दर्शकों के साथ में आज साझा करेंगे। बजट को बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोग आप सबके लिए उसको कोशिश करेंगे कि उसको डिकोड करने की सिंपल लैंग्वेज में। तो मैं आगे के लिए बिल्कुल आपने सही कहा नितेश जी। बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर्वेश जी के। सर्वेश जी, वित्त मंत्री ने कहा है कि 2014 के बाद केंद्र सरकार की नीतियों के कारण लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है और प्रति व्यक्ति आय दुगनी होकर 1.97 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब ये जो आम बजट आया है इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कितनी गतिशील रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था? मुझे लगता है कि आज जो बजट दिया गया है, प्रस्तुत किया है, इसमें लगभग हर क्षेत्र को टच किया गया है। चाहे मिडिल क्लास हो, उसको इनकम टैक्स की रिबेट को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 10 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इस बार जो ध्यान दिया गया है वो रोजगार हमारा कैसे बढ़े उसको ध्यान में रखते हुए हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स को डिवाइड किया गया है। एमएसएमई में बहुत सुधार की गुंजाइश थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छे प्रोविजन किए गए हैं और निजी क्षेत्र को बहुत बढ़ावा देने की कोशिश की गई। सारी चीज़ों में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो फोकस रखा गया है वो रोजगार के अवसर, इसीलिए खर्च आदमी ज़्यादा करे उस पर ध्यान में रखते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया है। प्रमोद जी, ये उम्मीद की जा रही थी ये मोदी सरकार का लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट है और इसमें जितनी भी समाज की अपेक्षाएं, आम आदमी की अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने का सरकार प्रयास करेगी। आम आदमी की जेब में कुछ पैसा ज़्यादा आएगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, महंगाई कम होगी, रोजगार में वृद्धि होगी। क्या आप सहमत हैं कि ये बजट इन जो अपेक्षाएं थी इनको पूर्ण करने में कामयाब होगा? निश्चित रूप से बजट जो उद्देश्य आपने बताए हैं उनको पूरा करने में कामयाब होगा ही। पिछले 9 बजट जिन्होंने ध्यान से सुने होंगे और इस सरकार की कार्यप्रणाली को जिसने ढंग से समझा होगा, उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसे बहुत उपहार सौगात मिलने वाले बजट की कोई अपेक्षा नहीं रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सरकार ने बिल्कुल बजट का एक मायने ही बदल दिया है। पिछले 8-9 वर्षों के अंदर एक भी बजट ऐसा नहीं हुआ। 2018 का बजट जो कि चुनाव से पहले का बजट था, जिससे हम आज तुलना कर सकते हैं 2023 के बजट की, उसकी भी अगर आप बात करेंगे तो उसमें भी कोई ऐसी घोषणाएं नहीं थी जो लोक लुभावन कही जा सकें। लेकिन सरकार ने
बजट को उसी हिसाब से बनाना जो देश को आगे ले जा सके, और समय समय पर जब जैसी आवश्यकता है समाज को, जनता को, देश के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को, वो सब योजनाएं समय समय पर उन्होंने घोषित की हैं। हम सबके ध्यान में है, चाहे वो जनधन योजना हो, जनधन खाता खोलने की बात हो, या शौचालय बनाने की बात हो, या अपने जो है कोविड वैक्सीनेशन की बात हो, LPG कनेक्शन की बात हो, अन्न धन योजना हो। समय समय पर जब जो जिसको जरूरत पड़ी वो बिना बजट के भी गवर्नमेंट उसे अनाउंस करती रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो। तो उसको लेकर कोई बजट का ही इंतजार करना है, एक एनुअल रिचुअल बनाना है, ये सरकार ने परंपरा तोड़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि पहले से ही बहुत सारी ऐसी समर्थ योजनाएं चल रही हैं, और आगे भी जहां जो आवश्यकता होगी सरकार उन्हें लेके आएगी। तो मुझे लगता है कि बजट बिल्कुल एकदम संतुलित है और अपनी अपेक्षाओं को, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। जी मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप टैक्स विशेषज्ञ हैं, तो एक्सपर्ट हैं, एक आम आदमी की जो आज बजट में आया है और विशेषकर इनकम टैक्स के विषय में कि 7 लाख तक कोई आयकर नहीं देना होगा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। वहीं एक आता है कि 3 लाख से ऊपर 5% देना होगा, तो ये क्या है, जरा उसका आप खुलासा करें आम आदमी के नज़र से। अगर हम पिछली बार की बात करें तो सरकार ने 5 लाख रुपए की लिमिट बनाई थी कि 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सच्चाई यह है कि 5 लाख की लिमिट नहीं है, 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये वहाँ पर विषय था। अब उस लिमिट को 7 लाख कर दिया है। जैसे हम बार बार लिमिट शब्द यूज़ कर रहे हैं, वो लिमिट वर्ड नहीं है, बस इतना है कि 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन 7 लाख रुपए से जैसे ही आपकी इनकम 1 रुपये भी ऊपर होगी तो आपका जो टैक्स स्लैब होगा, जिसे हम अब लिमिट कह रहे हैं, वो 3 लाख रुपए होगा। मतलब 3 लाख रुपए से आपको टैक्स देना प्रारंभ करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग 7 लाख रुपए से नीचे श्रेणी में आते हैं, तो निश्चित रूप से उन सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जो 7 लाख से कम कमाते हैं। लेकिन 7 लाख से ऊपर आपको 3 लाख रुपए से ही टैक्स देना पड़ेगा। आपको बीच में टोक रहा हूँ मनोज जी, जैसे मेरी 50,000 रुपये महीना आमदनी है, यानी 6 लाख रुपए बैठते हैं मेरे साल के, निश्चित तो रूप मेरी क्या स्थिति रहने वाली? निश्चित रूप से 6 लाख रुपए आपकी आमदनी है, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला किसी भी तरह का। चाहे आप ATC यानी कि जो नया टैक्स रिजीम है उसमें आपको ये बेनिफिट भी नहीं मिलने वाले कि आपने LIC ले ली या और कुछ ले लिया, तो वो भी बेनिफिट नहीं मिलने वाले। लेकिन निश्चित रूप से एक और इसमें बेनिफिट दिया जो पिछली बार नहीं था। वेतन भोगियों को 50,000 रुपए की जो छूट थी नए टैक्स रिजीम में, वो सब नहीं था। लेकिन इस बार उन्होंने फिर से सिर्फ वेतन भोगियों के लिए 50,000 की अतिरिक्त छूट देके ये 7.5 लाख रुपए करने का विचार है। मतलब 50,000, 52,500 दरअसल वो लिमिट है, तो 52,500 प्लस 7 लाख रुपए, तो एक तरह से वेतन भोगियों को लगभग 7.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। मतलब उन्हें LIC या और भी कोई बीमा वो दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि नए टैक्स रिजीम में LIC वगैरह की तो छूटें आपको मिलनी ही नहीं है। तो पहले अभी आज की डेट में सरकार ने दोनों तरह के प्रोविजन आपके सामने रखे हैं। आप पुराने टैक्स रिजीम से भी पैसा टैक्स दे सकते हो और नए टैक्स रिजीम से भी दे सकते हो। पुराने टैक्स रिजीम में आपको LIC वगैरह का जो ATC में बेनिफिट मिलता है वो मिलता रहेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आपको चुनाव करना है वो नए टैक्स रिजीम में करना है, जिसमें आपको LIC वगैरह की छूट नहीं मिलेगी। 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख से ऊपर जब प्रारंभ होगा तो आपको शुरू में 3 से 6 लाख तक 5%, उसके बाद 10%, उसके बाद 15%, 20% और 25% का स्लैब उन्होंने हटा दिया है। मैक्सिमम 30% का स्लैब कर दिया है। एक छोटी सी बात और बताऊं, मैक्सिमम टैक्स स्लैब जो इंडिया में अभी था 37% के सरचार्ज थे, वो टोटल मिला के 42-43% टैक्स बैठता था, जो पूरे वर्ल्ड में हमारा सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट था। तो यहाँ भी वित्त मंत्री ने ध्यान दिया है कि उसको 40% से ऊपर ना जाए, तो 37% के सरचार्ज को 25% सरचार्ज कर दिया है, ताकि वो टोटल टैक्स स्लैब 40% से नीचे आए। ये भी एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। मनोज सर, एक क्वेश्चन मेरा है। जैसा कि अभी दीक्षित जी ने आपसे बात में आपने इसको अच्छे से समझाया स्लैब्स का, और तो आपको क्या लगता है कि क्या एक आम हिंदुस्तानी ये अपेक्षा कर सकता है कि उसके पास में कुछ पैसा अब एक्स्ट्रा बचेगा अगर वो पिछले साल से अपने को कंपेयर करे? निश्चित रूप से रितेश जी, मैंने लगभग सारे जो भी किसी भी लेवल पे टैक्स में बैठा है, मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपये उसको टैक्स की बचत होगी, और लगभग 50 लाख रुपए तक
उसका टैक्स उसकी जेब में आएगा। और उसके बाद क्योंकि सरचार्ज हटा दिया है, वहां भी एक कर में बहुत बड़ी रियायत मिलने वाली है। जो 37% के सरचार्ज आते थे वो 25% के रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति की जेब में कुछ अतिरिक्त मनी आने वाली है। सक्षम जी सर, एक बात जो हुआ कि अगर जो आपने प्रश्न पूछा है मनोज जी से, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आज जो युवा वर्ग हो, चाहे एक 25-30 वर्ष से नौकरी कर चुका हुआ व्यक्ति हो, वो सामान्यतः 1 लाख रुपए प्रति माह के सैलरी बैंड में आता है। 1 लाख 10,000, 20,000, 1.25 लाख। तो एक मोटा मोटा अगर मान लें कि जो मेजॉरिटी सैलरीड पर्सन्स है वो अगर 15 लाख रुपए तक इनकम उसकी चल रही है, तो 15 लाख रुपए वाले को लगभग 3,000 रुपए महीने का फायदा होने वाला है। 37,500 के लगभग उसको टैक्स के कारण से बेनिफिट मिलने वाला है। 3,000 रुपए महीने का डायरेक्ट बेनिफिट आप इसे कह सकते हैं। में तो गवर्नमेंट ये न्यू रिजीम लाके LIC वगैरह पॉलिसी की डायरेक्शन हटा रही है, तो कहीं ना कहीं डिस्करेज नहीं कर रही पब्लिक को, जो यूथ है उसको इन्वेस्टमेंट करने से इस डोमेन में। तो ऐसा गवर्नमेंट क्यों चाहेगी? तो न्यू रिजीम में उन्होंने ये डिडक्शंस क्यों नहीं डाली हैं? इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो मेरी समझ में आया, ये सोशल सिक्योरिटी को लेकर के बहुत मंचों से बहस हुई कि गवर्नमेंट इसको डिस्करेज कर रही है सेविंग को, और नया आ रहा है। इसमें जो हमारी समझ में आया उसमें 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो गवर्नमेंट के पास में PPF और NSC को लेकर के पैसा आता था, यहाँ पर गवर्नमेंट को डेफिसिट बढ़ रही थी, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा था, इंटरेस्ट बर्डन। एक तो उसको डिस्करेज करने वाली बात थी। सेकेंडरी, गवर्नमेंट का जो एस्पेक्ट है, मैं इसका पूरा कर दूं, जो एस्पेक्ट है गवर्नमेंट चाहती है कि आज की डेट में हम नीचे वर्ग की बात नहीं कर रहे। नीचे वर्ग तो 7 लाख से नीचे आ गया, उसके ऊपर तो कोई टैक्स ही नहीं है। जो 7 लाख से ऊपर है, आजकल जो हमारा युवा वर्ग है अच्छे पैकेजेस ले रहा है, तो क्या देखने में आ रहा है कि वो बचत के माध्यम से जब काफी बचत कर लेते हैं तो 10-5 साल बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। काम करना बंद कर देते हैं, वो कहते हैं हमारी आय तो हो रही है, हम उससे ही सेटिस्फाइड हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो। जब खर्च होगा, व्यापार बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और गवर्नमेंट के पास GST के माध्यम से रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और जब वो खर्च हो जाएंगे पैसे, तो कभी भी वो आइडियल नहीं बैठेगा। गवर्नमेंट की जो सोच जा रही है, जहां हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोगों ने इसको सोशल काफी किया, तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं। आज हमारे ऑफिस में भी इस पे काफी चर्चा हुई। क्या इसका ये इंफ्लुएंस निकाला जाए कि सेविंग्स को हतोत्साहित किया जा रहा है? हतोत्साहित नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप कार्यशील रहें, एम्प्लॉयमेंट दें, ना कि एम्प्लॉयमेंट के लिए रहें। और इस समय सबसे ज्यादा जो समस्या है, देखिए हमारा गवर्नमेंट भी एक चुनावी रणनीति के तहत ही जाती है, तो आज का सबसे ज्यादा हमला सरकार पे हो रहा है बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी को खत्म करने का जो रास्ता अपनाया है, उसके पीछे जो टैक्स रेजिम है, हम लोग जो सोचते हैं, अपनी को सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी। आज से अगर 2 साल पहले हम भी यही कहते थे कि प्रोत्साहन देना चाहिए और करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जो गवर्नमेंट की मंशा समझ में आई, इसका हमने आपस में बैठकर डिस्कशन किया, तो इस मंशा में पहुंचे। कहीं ना कहीं उसका क्षेत्र ये है कि आदमी को कार्यशील बनाए रखेंगे, क्योंकि जो इंटेलिजेंट है वही रोजगार दे सकता है। मतलब ये कुल मिला के लबोलुआब ये है कि खूब कमाओ, खूब खर्च करो और ताकि अगर आपको 7% का ग्रोथ रेट प्राप्त करना है, तो डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। 7% के ग्रोथ रेट पे जाना है तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का होता है इंक्रीज प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन है तो उसका करना क्या है, उसे कंजम्पशन चाहिए। कंजम्पशन कैसे होगा? जब आपके हाथ में पैसा होगा। तो लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए, इसलिए इन्वेस्टमेंट। और देखिए क्या भारतीय समाज जो है ना, वो अपने आप कुछ भी कर लो, उसे कितना हतोत्साहित कर लो, वो कुछ ना कुछ सेव किए बगैर मानेगा नहीं। लेकिन जैसा कि अभी वाजपेयी जी ने बताया कि चाहे वो PPF का इश्यू हो, NSC का इश्यू हो, ऐसा ना हो कि हमारा बहुत बड़ा आइडल मनी। मैं ऐसे आगरा के ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स भी हैं, बहुत सारे मेरे परिचित मित्र रिश्तेदार भी हैं, जिनकी उम्र 70 साल प्लस हो चुकी है, अकाउंट में 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, उसे कोई खर्च करने वाला नहीं है, वो दाल रोटी पे जिंदा है। क्या फायदा है ऐसे पैसे का? बिल्कुल काम ही नहीं आ रहा ना, तिजोरी में बंद पैसा, चाहे वो बैंक अकाउंट में ही पड़ा है भले, लेकिन क्या किया आपने जीवन में? कोई मतलब नहीं। अब हम क्योंकि इस पर एक चर्चा कर रहे हैं वाजपेयी जी, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा पहलू उठाया और इसी से निकलता हुआ सवाल है ये। तो आप ऐसा भी तो मान के चलिए, जो PPF और NSC का जो आपने भी एग्जाम्पल दिया, तो ये पैसा भी तो प्रमोद जी, आप भी अपनी राय रख सकते हैं इसके ऊपर कि ये पैसा भी तो सरकार जो है कहीं ना कहीं जो डिफरेंट स्कीम्स होती थी वहां पे डिप्लॉय करती थी, आइडल नहीं रहता था ये पैसा। नहीं, इसमें देखिए बात अभी वाजपेयी जी ने बताई ना, बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमें किसको आइडल रखना है, किसको
इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए एनकरेज करना है और किसको नहीं करना है। यूथ को मत करिए आप, यूथ को काम करने दीजिए, खर्च करने दीजिए, जीवन का आनंद लेने दीजिए। जो अब जैसे बुजुर्ग हैं, अब उन्होंने जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम थी वो 15 से 30 कर दी, उनको एनकरेज कर रहे हैं। महिला को जरूरत है 2 लाख रुपए के टैक्स बॉन्ड लेके आए, उनको सेविंग करने दीजिए ना। जो युवा है, जो कार्यशील है, वो तो काम करेगा ज्यादा से ज्यादा। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के पैकेज पे लगे हुए नौजवान जो कि अमेरिका, यूएसए वापस आ गए, सब वापस आ गए। कहते करना क्या है पैसे का, अल्टीमेटली नीड है कितनी। जिनको यदि कोई इस तरह के शौक नहीं है, जिन हम सब जानते हैं किन चीजों में पैसा उड़ाया जा सकता है, जिनको पैसा उड़ाने का शौक नहीं है, वो फिर उनको लगता है 15 साल नौकरी करने के बाद, 20 साल नौकरी के बाद अब मैं क्या करूं, पैसे की ख्वाहिश पूरी हो गई जितनी थी मेरी, क्या खाएगा आदमी। तो फिर आइडल हो जाता है, वो कोई अध्यात्म की तरफ जा रहा है, कोई और चीजों की तरफ जा रहा है। तो उनको कार्यशील बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपकी कहना चाहिए कि ह्यूमन असेट है। अगर वो आइडल हो गई तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। वाजपेयी जी और प्रमोद जी ने समझाया। सक्षम, आप जो है क्योंकि युवा वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपसे एक सवाल है, टूरिज्म को लेके मतलब गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा, और देश देखो ये उन्होंने एक थीम दिया इस बजट में। तो इस देश देखो में उन्होंने ऐसा कहा कि हम 50 लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, टूरिज्म सेक्टर अभी कोविड के बाद टूरिज्म सेक्टर अभी भी काफ़ी हद तक रिकवर नहीं किया है। अभी मेरे ऑफिस में एक है जिसके फादर टूरिज्म इंडस्ट्री में, तो उनका कहना है कि ऑन पेपर्स तो हमें ये लग रहा है कि कोविड के बाद काफ़ी तेज़ रिकवरी हुई है, बट सच्चाई यही है कि 2019 के जो लेवल्स हैं वो भी इंडिया में आसपास नहीं आए हैं। तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे कि टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करें। गवर्नमेंट सिर्फ 1 या 2 सेक्टर में काम नहीं कर सकती लॉन्ग टाइम तक, हमें 4 और 5 सेक्टर्स को पकड़ के चलना पड़ेगा। देखिए, China+1 की स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग सब जा रहे हैं, इंडिया काम कर रहा है, PLI स्कीम्स लॉन्च की है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं, एप्पल से टाई अप किया है, आईफोन से यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे। गवर्नमेंट काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबा के काम कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट चाह रहा है कि 3 या 4 सेक्टर, IT सेक्टर में हम लोगों ने बहुत काम किया, इस समय IT सेक्टर ऑल्दो डाउन चल रहा है, बट IT सेक्टर पर भी बहुत काम किया। इंडिया का काफ़ी ज़्यादा मेजर रेवेन्यू जो फॉरेन इम्पोर्ट, जो हमारे पास रेमिटेंस आता है, वो हमारा IT सेक्टर से आता है। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट 3 या 4-5 थीम पकड़ के चलना चाहती है, जिससे कि हम और सेक्टर में भी काम करें। अभी रिसेंटली नवंबर में ही मैं यहाँ UAE गया था, UAE ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ की गवर्नमेंट और मानी जाती है कि ऑर्थोडॉक्स है, उस टाइप से उन लोगों का पूरा कल्चर है, बट मैंने देखा कितना एक्टिवली उन्होंने काम किया है ट्रैवल एंड टूरिज्म पे। उन्हें भी मालूम है आने वाले सालों में ऑयल सेक्टर पिटने वाला है, ठीक है, सब लोग जानते हैं, इतनी सारी एथनॉल बन रहा है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल की बात हो रही है, सब चीज़ों की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक कार्स की बात हो रही है, तो उनको भी पता है कहीं ना कहीं ऑयल सेक्टर पिट जाएगा तो उनका रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो इतनी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है कि उसने इतना तेजी से काम किया टूरिज्म इंडस्ट्री में कि अभी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका टूरिज्म इंडस्ट्री बनता जा रहा है। तो इसी को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट काम कर रही है। बट हाँ, यही है कि सिर्फ कागज़ों से ज़्यादा बात हो के रियल लेवल पे हो, ग्राउंड लेवल पे हो और चीज़ें पर काम किया जाए तो डेफिनेटली टूरिज्म सेक्टर भी एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सकता है। गवर्नमेंट ने ये सोचा तो सही, राइट। उन 50 लोकेशन से एक तो फॉरेन करेंसी आएगी और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और दूसरी बात गवर्नमेंट ने ये भी कहा, बजट में मैं सुन रहा था कि उस 50 जगह पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ठीक करेंगे, क्योंकि फॉरेनर्स जब आएंगे तो वहां पर टूरिज्म अच्छा दिखाई दे, तभी वो आ पाएंगे और फॉरेन करेंसी यहाँ पर खर्च कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य इसमें एक चीज मैं आगरा के प्रोस्पेक्ट में जोड़ना चाहता हूँ जी कि टूरिज्म का नाम आता है, अगर देश भारतवर्ष में या बल्कि दुनिया में कहीं खड़े होकर टूरिज्म का नाम लेंगे तो आगरा के बिना चर्चा अधूरी रहेगी। तो ये इसमें 2 प्रोविजन ऐसे हैं इस बजट में। एक तो आपने जो 50 डेस्टिनेशंस इन चैलेंज मोड जो उन्होंने लिए हैं वो बताए, और एक जो यूनिटी मॉल बनाना है। ये दोनों आगरा के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आगरा के जनप्रतिनिधि इस पे सकारात्मक रुख रखते हुए थोड़ा पहल कर लें तो देखिए, उन्होंने कहा है यूनिटी मॉल के लिए या तो स्टेट कैपिटल में बनाइए। यूनिटी मॉल क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। यूनिटी मॉल का मतलब क्या है कि एक स्थान पर उस प्रदेश के अंदर जितनी प्रकार के स्पेशलिस्ट विशेष उत्पाद हैं, पूरे प्रदेश को यूनिफाई करके पूरी प्रदेश की यूनिटी को दिखाते हुए सारे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट स्कीम चल रही थी, यानी 1 जिला 1 उत्पाद। अब उसको बढ़ा के उन्होंने 1 जिला 2 उत्पाद कर दिया था। अब 75 जिले हैं, 150 उत्पाद हैं, वो 150 के 150 स्पेसिफाइड उत्पाद, विशिष्ट उत्पाद है, वो एक मॉल के अंदर सेल हो सकें। अब उसमें उन्होंने कहा है कि या तो आप राज्य की राजधानी बनाइए उस यूनिटी मॉल को, या फिर जो प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेस है उसमें बनाइए। आगरा के अंदर 50 लाख आदमी हर साल बाहर से आता है,
ताजमहल देखने के लिए और टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। तो आगरा से बढ़िया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जगह नहीं है जहां यूनिटी मॉल बन सकता है। शिल्पग्राम के अंदर जगह भी खाली पड़ी हुई है, वहां मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, लेकिन टू स्टार्ट विद वहां पर हम अगर वर्टिकल फॉर्म में जाएंगे तो वहां यूनिटी मॉल बन सकता है। ऐसे दूसरा जो 50 चैलेंजिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है, वो उसके पीछे पर्पस क्या है कि अब जैसे जो टूरिज्म डेस्टिनेशन पॉपुलर है वहां तो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ऑलरेडी। अब उन्होंने कहा हम चैलेंज मोड में 50 डेस्टिनेशन और सेलेक्ट करेंगे और वहां पर हम सारा बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच टू बिल्कुल एकदम मॉडर्न जीरो टू 10 हम उसे उसकी डेवलपमेंट करेंगे। वहां भी जैसे बटेश्वर जैसा हमारे पास जगह है, बटेश्वर को आप आज स्क्रैच लेवल पे मान सकते हैं। अगर उसको हम इस 50 चैलेंजेस में अगर शामिल करा पाए हमारे जनप्रतिनिधि, तो आप सोचिए कितना बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। ताजमहल के साथ साथ एक दिन रुककर वहां की बटेश्वर, पूरा चंबल, यमुना, इतना बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप हो जाए। एडवेंचर स्पोर्ट हो सकते हैं वहां पर, बहुत कुछ हो सकता है कि दोनों अगर टूरिज्म के हिसाब से देखें तो ऐसी घोषणाएं हैं। उसके पास कोई स्थान ही नहीं होता, ये दोनों एक दिन ताजमहल देके वापस जाना चाहता है। इसलिए एक तो 50 चैलेंजिंग डेस्टिनेशन में आगरा का सिलेक्शन हो जाए और यूनिटी मॉल आगरा में बने, ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों तो मतलब ये माना जाए ये 50 पर्यटन स्थलों की भी पहचान नहीं हुई है। जी जी बिल्कुल आइडेंटिफाई हो, ये जनप्रतिनिधि बिल्कुल जोर लगाएगा वो उसमें वो कर लेंगे। बच्चे हम टूरिज्म को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि टूरिज्म जो है वो सबके इंटरेस्ट का विषय है। तो टूरिज्म में अभी प्रमोद जी ने जिस बात को रखा कि आइडेंटिफिकेशन होना है 50 जगहों का, तो इसमें बजट स्पीच में साफ लिखा है कि मिडिल क्लास जो है उसका बहुत बड़ा रोल है और उससे एक आह्वान किया गया है कि आप इंटरनेशनल टूरिज्म को अवॉइड करते हुए कोशिश करिए कि अपने देश में ही आप टूरिज्म को प्रमोट करें। तो आपको इसके क्या दूरगामी जो रिजल्ट्स हैं वो क्या लगते हैं आपको? गवर्नमेंट की पूरा इस पर फोकस है आज की डेट में, बल्कि पिछले 8 साल से फोकस है। जो हमारा लोकल टूरिज्म है जो किसी न किसी वजह से पिछड़ा हुआ है, जैसे सपोज आगरा है, जैसे प्रमोद जी ने बताया कि 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पर वो क्या है उसको टूरिस्ट के साथ जोड़ना चाहते हैं। अब वो हर जगह स्टेट में आइडेंटिफाई होगा कि कौन सी जगह टूरिस्ट ज्यादा है। जी हमारा बिल्कुल सही का पॉलिटिकल लोग इसमें आप पहल कर सकते हैं। तो वो जब आइडेंटिफाई होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर हर चीज को वो एम्प्लॉयमेंट से इसमें जोड़ना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर उस डिस्ट्रिक्ट में मॉल होगा वहां के कारीगर डेवलप होंगे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। जब आप वो प्लेस बनाएंगे तो वहां के आपको कनेक्टिविटी जोड़नी पड़ेगी। जैसे सपोज अभी आगरा में एयरपोर्ट नहीं है, अगर वो सब करेंगे तो उसको कनेक्टिविटी को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली टूरिस्ट डेवलप तो कनेक्टिविटी के साथ होगा। तो जब सारी चीजें उस चीजों को जोड़ेंगे तब वहां पर इस समय क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोग युवा वर्ग हो चाहे हमारे जैसे हो, इसमें फॉरेन डेस्टिनेशन को पहल मानते हैं कि हमारे पास अगर थोड़ा सा पैसा है तो हम विदेश घूमने जाएं, चाहे वो सिंगापुर जाएं, यूएस जाएं, ब्रिटेन जाएं। लेकिन इंडिया कह रही वो चीजें हमारे पास मौजूद हैं। और जो हकीकत बात है कि हमने अभी गर्मियों में अरुणाचल प्रदेश पहली बार गए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें थोड़ी खराब हैं, लेकिन वहां जैसी खूबसूरती कहीं नहीं। उसी को जोड़ने की बात है, उसी को जोड़ने की बात है, उसका रुझान हो जाए। हम भी गए तो चलते चलते थक जाते थे, होटल उतने अच्छे नहीं मिले, खाना पीना उतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन वहां की आप सुंदरता देखोगे तो मुझे लगता है कहीं नहीं। शायद बजट में इन्हीं सब चीजों को बढ़ाने की पहल की जाएगी। दो स्कीम्स सरकार ने पहले से चला रखी हैं, देखो अपना देश और स्वदेश दर्शन योजना। इन दोनों योजनाओं के पीछे युवाओं को और बाकी सब लोगों को भी ये मोटिवेट करने का प्रयास था, और उसका परिणाम मैं आपको नितेश जी बता दूं। अगर आप होटल इंडस्ट्री से बात करेंगे, हम आगरा में रहने वाले, हम आगरा के मौसम से परिचित हैं, और हमारे यहाँ ये बिल्कुल चर्चित बात है कि अक्टूबर से लेके मार्च तक हमारा सीजन होता है टूरिज्म इंडस्ट्री का, होटल इंडस्ट्री का, और अप्रैल से लेके और सितंबर तक हमारा ऑफ सीजन होता है। आप पिछले वर्ष आगरा के किसी भी होटल को उठा के देख लीजिए, इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, और कोई भी अगर जुलाई अगस्त कीजिए, एवरीवन वाज फुल। वो रिजल्ट किसका है? ये स्वदेश दर्शन योजना और देखो अपना देश कि आज लोगों ने सोच लिया कि दुनिया में कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है जो भारत के किसी न किसी कोने में राउंड द ईयर अवेलेबल नहीं है। तो ये समझ में आ रही है बात। और उसमें एक और बड़ा बात इस बात का, इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को धीरे धीरे डेवलप भी किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो एयर कनेक्टिविटी की आई थी, उसके कारण से भी फ्लाइट्स बढ़ी हैं। तो ये हो रहा है, इसको और आगे ले जाने की बात है। अच्छा, हम लोगों ने चर्चा टूरिज्म पे करी। सक्षम, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है।
बजट में मतलब हम लोग 75th ईयर पे हैं और 25 साल आगे इंडिया एट 100 को टारगेट किया गया है। तो उसमें दो चीज़ें खास तौर से इनिशियल रिमार्क्स में बोली थी। एक तो विमेंस को लेके, विमेन एम्पावरमेंट को लेके कि 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनके एम्पावरमेंट को लेके बात की गई है कि इनको एम्पावर किया जाए। दूसरा, जो ट्रेडिशनल हमारे आर्टिजियंस हैं, शिल्पकार हैं, उनका अपलिफ्टमेंट हो। तो इन दोनों का आप किस तरीके से देखते हैं कि सरकार ने इन दोनों को सोचा और आने वाले 25 साल में सरकार ये चाहती है कि शायद सरकार को ऐसा लगा कि एक ऐसा तबका है जो कि निगलेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो उसको प्रमोट करने के लिए आपका क्या विचार है इसके ऊपर? जितना मेरा मानना है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो ऊपरी लेवल पे काम करे, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काफ़ी ज़्यादा इस बार खर्चा किया। 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो 400% कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंक्रीज़ है, 2.5 लाख करोड़ से अब 10 लाख करोड़ का। तो ऊपरी के साथ साथ गवर्नमेंट चाहती है थोड़ा ग्राउंड लेवल पे भी काम हो, जिससे कि जो डिमांड और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ग्राउंड, जो सप्तऋषि की जो इनकी साथ की थीम है, उसमें एक थीम का ये भी है कि सबका इन्वॉल्वमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब लोग, यही नहीं कि हाँ सबका सब विकास, कि ये ना हो सिर्फ कुछ सेक्शन ऐसा पीछे रह जाए जिसपे हम लोग काम ही ना करें। तो उसको कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की, कोडिंग की, बट ये तो सब मीडियम टू हाई लेवल की बात हो गई ना, जो मतलब इस लेवल पे पहुंच चुका है, जो सोच सकते हैं कि हम हमारे बच्चे ये पढ़ेंगे। बट एक सेक्शन ऐसा भी है जो इससे बहुत ज़्यादा पीछे है, और अगर उस पर आज काम नहीं हुआ तो आने वाले 5 या 10 साल में और वो पीछे होता चला जाएगा, और ये चीज़ बहुत आगे निकल जाएगी। एक तरफ इंडिया दिखाई देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुपर पावर, एक तरफ दिखाई देगा जिसको कुछ नहीं पता, जिसको बेसिक यूपीआई आप भी यूज़ करना नहीं आता। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग और जो सेक्शन हैं उनको भी कवर करते हुए काम चले, जो आर्टिशियन है, शिल्पकार हैं, जो छोटे छोटे लेवल पर काम करते हैं, उनका भी अपलिफ्टमेंट हो। जो 20-30 साल पहले जो डिमांड होती थी उनकी, वो डिमांड हट गई है। ट्रेडिशनल चीज़ों की जो डिमांड है वो अब क्रिएट ही नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो भी एक तरीके से प्रमोट हो, डिमांड क्रिएट हो। जैसे उन्होंने बताया कि यूनिटी मॉल की बात हो रही है, तो वहाँ पे जब वो शोकेस करेंगे, जो ये आर्टिशियंस हैं शोकेस करेंगे, हमारी एक्सपर्टीज़ है इस डायरेक्शन में, हम ये बेस्ट चीज़ बनाते हैं, तो वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होकर वो चीज़ को खरीदेगा। दूसरा, वहाँ पे हम लोग ट्रेन भी करेंगे लोगों को, जिससे कि जो वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो और वो मैच कर पाए उस लेवल को। तो इससे लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा होगा कि दोनों चीज़ों पर हम लोग काम कर पाएंगे, और जो उसकी थीम है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वो उस पर सक्षम रहेगी। प्रमोद जी, एग्रीकल्चर एक्सलेटर फंड, इसका सरकार ने एक आइडिया दिया है, तो इसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कुछ बातें रखी गई हैं, तो क्या आप इस पर कुछ अपने विचार रखेंगे? देखिए, हम सबके ध्यान में है कि भारत में लगभग 60% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और जिन क्षेत्रों में हम पीछे भी थे उन क्षेत्रों में भी पिछले 7-8 वर्षों में भारतवर्ष ने कृषि के क्षेत्र में, यदि हम जाएं, सिर्फ मैं कृषि की बात करता हूं, तो हमने बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। आज स्थिति ये है कि हम सरप्लस फूड की कैटेगरी में आ गए हैं। दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जो सरप्लस फूड की कैटेगरी में, यानी जितना हमारे देशवासियों को चाहिए भोजन, उससे अधिक अन्न हम उपजा रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि इस कोविड वाले पीरियड में अपने देश में कुछ भी हुआ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई एक व्यक्ति भी भूखा सोया होगा, चाहे उसको 2 महीने काम ना मिला हो। उसके पीछे समाज भी है, और साथ साथ सरकार की विभिन्न जो अन्न की योजनाएं थी, 80 करोड़ लोगों को सरकार, हाँ, अगले 1 साल में 2 लाख करोड़ रुपए उस पर खर्च करने की बात है। तो ये सब हमारे, इसके पीछे क्या है कि हमारे यहाँ जो ग्रेन प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। अभी आपको ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है, जो मोटा अनाज, वास्तव में ट्रेडिशनल अनाज तो हमारे वही था। गेहूं तो भारतवर्ष में पैदा ही नहीं होता था, वो तो अमेरिका से आया, वो बीज ही अमेरिका से आया। हमारे यहाँ तो मोटा अनाज ही खाया जाता था। क्यों खाया जाता था? क्योंकि आयुर्वेद हम पालन करते थे और हमारे यहाँ वही श्रेयस्कर माना गया, इसलिए हमारे यहाँ चलता था वो। अब उसमें है क्या कि जब ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली कंज्यूम, आप सरप्लस स्टेट में आ गए, आप कंज्यूम कितना करोगे? जब कंज्यूम नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? वेस्ट होगा। वेस्टेज से बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो शुरू हों, हमारे जो देशी भोजन है, देसी जो व्यंजन है, किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन हो। हाँ, उनका नहीं, देखिए क्या है, जब आप जैसे गाय की बात होती है, हमारे उदाहरण के लिए मैं बताया, एग्रीकल्चर गाय से जुड़ा हुआ है, गाय की बात होती है, गाय को हमें बेनिफिशियल बनाना है किसान के लिए। तो अब क्या, गाय के दूध से बेनिफिशियल नहीं बन सकती, गाय के जो और बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपको मार्केट में लाना पड़ेगा। उनका गोवर्धन इसलिए गोवर्धन उसमें लाया गया, गाय के सारे प्रोडक्ट यूज हो सके, और हमारा उसके पीछे थीम यही है कि अन्न जो सरप्लस अन्न हो रहा है उसको लेकर हमारे एग्री बेस स्टार्टअप्स आए
और उसको एक्सलेट करने के लिए उसमें जैसे युवा हैं, अब जैसे सक्षम जैसे युवा जो लोग हैं उनको मन करता है कि हम कुछ नया शुरू करें, तो उन्होंने अगर सोचा कि एग्री बेस्ड कोई प्रोडक्ट बनाना है, और जब पिज्जा बर्गर पूरी दुनिया में जा सकता है, KFC पूरी दुनिया में जा सकता है, तो हमारा समोसा क्यों नहीं जा सकता? अब समोसा अगर जाएगा तो साथ में आलू भी जाएगा ना। अब जब आलू जाएगा तो आलू किसानों की समस्या दूर होती है। मोदी जी, आपने अभी एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की उपयोगिता को अच्छे से समझाया, और क्योंकि खुराना साहब आपने मिलेट्स का जिक्र किया, तो मिलेट्स को लेके काफ़ी आज वित्त मंत्री जी ने अपनी बात को रखा, और उसमें मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि आप इसको एक्सपोर्ट से कैसे लिंक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आप अगर इस पर और मिलेट्स को लेके स्पेसिफिकली मिलेट्स को लेके। देखिए, मोदी जी की एक तो चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जो संदेश दिया है कि हर चीज़ प्रोडक्ट यहाँ बनने चाहिए, और यहाँ बनने के बाद उसका एक्सपोर्ट सरप्लस बने, और हम लोग इस बात को स्थापित कर पाएँ कि हमारा देश का प्रोडक्ट सर्वश्रेष्ठ है, और वो आयुर्वेद से जुड़ा। मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा देश श्री अन्ना 7 प्रोडक्ट हैं, जो रागी और ये सब ज्वार बाटा वगैरह वगैरह। आज हमारा देश इन 7 प्रोडक्ट का विश्व में नंबर 1 देश हो गया है, और हमारे पास वो सरप्लस वो प्रोडक्ट है, तो हम आज इस श्रेणी में आ गए। हमारा देश पूरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया है। ये तभी होगा जब हम दुनिया को आयुर्वेद समझा पाएंगे और इनका ये बता पाएंगे कि बाकी प्रोडक्ट से कितना अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। अगर हम ये नहीं बता पाए दुनिया को, तो हम अपने प्रोडक्ट को बाहर नहीं बेच पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है जो 1 करोड़ की सेल करता था सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स की। आज वो कहता है कि सिर्फ 2% की रह गई है, क्योंकि लोगों ने नारियल पानी पीना शुरू कर दिया। आप हर चौराहे पे देखेंगे नारियल पानी बिक रहा है, इसका मतलब पैसा किसान के पास जा रहा है। ये हमारे देश की सोच ही तो हो सकता है, हमारे देश के पॉलिटिकल सोच हो सकता है कि ये इन चीज़ों को कैसे खत्म कर दें और अपने चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएं, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, वैसे भी अच्छा है। तो इससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी इन्हीं चीज़ों की ओर जाएगा। एक चीज और इसमें बढ़ेगी, आप देखिए ना, जो अभी बताया ना, शायद सक्षम ने बताया था, पर कैपिटा इनकम, शायद आपने शुरुआत में बताया था, पर कैपिटा इनकम जो हमारी डबल हुई है, वो ऐसी तो हुई है ना। अब नारियल पानी वाले बेचने वाले के पास भी पैसा जाने लगा, और जो पैदा कर रहा है उसके पास भी जाने लगा, किसान के पास भी पैसा जाएगा। हमारा पैसा हमारे पास रहने लगा, तो पर कैपिटा इनकम अपने आप बढ़ेगी। होता है वहां पर कोको कोला कम होगी, पेप्सी कम होगी, नारियल बढ़ेगा, इसका मतलब वहां भी पैसा जा रहा है, हमारे पास हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है। तो हर दृष्टिकोण से अपने देश की जो यूजफुल चीजें हैं, आयुर्वेद पद्धति पे हमारा देश संस्कृति पे खड़ा है। अगर हम उस संस्कृति को आगे ले पाए, आगे संस्कृति को बता पाए, तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी होंगे और संस्कृति भी आगे जाएगी। अगर युवा वर्ग जो है वो मोटे अनाज में, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बन सकती हैं, मिठाई से लेके केक से लेके और इस तरीके के कई आइटम्स हैं, जो युवा वर्ग अगर मोटे अनाज में जाए, श्री अन्न जिसको बोला गया है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। उसमें एक रागी जैसे प्रोडक्ट है, पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है, हमारे देश में रागी होता है, और ये आयुर्वेद में लिखा है कि रागी का इस्तेमाल वीट के इस्तेमाल से ज्यादा अच्छा है। इसीलिए उसे श्री अन्न, नहीं श्री अन्न। अगर आप वीट की बात करते हैं, तो जो ओबेसिटी है, मोटापा जिसे कहते हैं, वो वीट से बढ़ता है। जो बैली है आज हमारी, जो पेट निकले हुए हैं, उसको कहा ही विदेशों में कहा ही आज ये जा रहा है कि दिस इज वीट बैली। आपने गेहूं खाया है, उसके कारण से पेट निकला है। अगर आप देखें पुराने समय में आपको कोई पेट निकला हुआ, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर, आज हर दूसरा बच्चा पेट निकाल के बैठा हुआ, तभी उसको श्री नाम दिया है। श्री का मतलब यही है। WTO के एग्रीमेंट की वजह से हम किसी भी बिजनेस को यहाँ रिस्ट्रिक्ट तो कर नहीं सकते हैं। जी। वो हमारी कंपल्सन है। हम अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग करके आगे बढ़ाएं, कैसे उसके फायदे विश्व को बता पाएं, वो चीज सरकार कर रही है, और सरकार के साथ हम लोग उसको साथ भी दे रहे हैं, और उसके फायदे होने की वजह से हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो एक धीरे धीरे कदम है, लेकिन आगे आगे बढ़ता जाएगा। एक प्रश्न उठता है कि कोविड के बाद सरकार बात करती है रोजगार पे, और विशेषकर भारत सरकार स्टार्टअप पे काफ़ी जोर देती आई है। तो यदि हम इस बजट को देखें, तो स्टार्टअप के लिए क्या ये ग्रोथ इंजन साबित होगा? अगर मैं आपको बताऊं, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो हमारा करंटली चल रहा है, हमारा 3rd नंबर पे है, पहला US, फिर चाइना, फिर हमारा इंडिया। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम जितना तेजी से बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने ठीक है कंट्रीब्यूशन किया है, बट जितना मेरा मानना है यूथ ने उससे ज़्यादा अपना योगदान दिया है। यूथ इंडिया का मतलब इतना जो उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, वो बहुत ज़्यादा है इंडियंस के अंदर, जिस वजह से इतनी तेजी से यूनिकॉर्न्स बने हैं, और इन स्टार्टअप का बहुत मेजर रोल है इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में। तो गवर्नमेंट ने अब कुछ स्कीम्स आज अभी भी लाए हैं कि टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह गवर्नमेंट काम कर रही है स्टार्टअप्स वगैरह पे, वो सब ठीक है, बट और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों के बीच की स्टार्टअप करके भी, रादर देन जॉब सीकर हम लोग जितना ज़्यादा जॉब क्रिएटर बनेंगे, उतना ज़्यादा फायदा रहेगा।
जैसे कि इनके जो सप्तऋषि हैं, 7 हमने बड़ा बजट की 7 थीम रखी गई हैं, उसमें सप्तऋषि जैसे बोला गया, उसमें से एक इनकी थीम है यूथ पावर। यूथ पावर, हाँ, यूथ पावर में इन्होंने यही बात करी है कि कितना हम लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, कितना यूथ को ट्रेन करें, कितना उसके अंदर एंटरप्रेन्योर जो स्पिरिट है उसको जगाएं। तो एक गवर्नमेंट थीम तो दे रही है, बार बार पुश कर रही है स्टार्टअप की तरफ, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है उसमें भी बात करिए न्यू एज टेक्नोलॉजीज की। गवर्नमेंट की जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं, जिसपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इस पे जितना ज़्यादा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर सके उतने प्रोवाइड करना। एजुकेशन का जो बजट रखा गया है उसमें खास इंक्रीमेंट नहीं है, 8% का इंक्रीमेंट है, 1,12 करोड़ के आसपास का उन्होंने एलोकेशन किया गया है। तो मेरा मानना है जितना हम लोग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में और खर्च कर सकें और उसको मोटिवेट कर सकें, उतना ही हमें रिपल इफेक्ट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा बच्चे ट्रेन होंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ फैक्ट शेयर करता हूँ, कुछ डेटा शेयर करता हूँ। इंडिया में लास्ट ईयर 2022 में 100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस आया था, ठीक है। तो 100 मिलियन का फॉरेन रेमिटेंस कौन भेज रहा है? इंडिया का यूथ जो बाहर काम कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया है जो इस लेवल का रेमिटेंस लेके आता है, ठीक है। उसमें क्या मेजर पोर्शन जो रहता है अनस्किल का रहता है, ठीक है। स्किल का भी धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है, जितना हम स्किल लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्किल लेबर यानी जो बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाता है, फेसबुक में जाके यूएस में काम कर रहा है, उस टाइप का कोडर है, मेटा में काम कर रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्किल्ड लेबर हम यहाँ पे ट्रेन करके बाहर भेजेंगे, उतना ही ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस हमारा बढ़ता जाएगा। दूसरा साइड ये सोचता है कि इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। इस पर मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा है कि क्या हमें फॉरेन रेमिटेंस मिल रही है या हमारा जो ब्रेन है, स्मार्ट ब्रेन, वो विदेश जा रहा है। अगर यहाँ पर लगे तो ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। बट मेरा मानना ये है इंडिया पे बहुत पॉपुलेशन है, बहुत यूथ है। अगर हम वेस्टर्न की बात करें, कनाडा की बात करें, हम लोग चाइना की बात करें, अगर हम जापान की बात करें, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके पास यंग पॉपुलेशन नहीं है काम करने के लिए। मीडियन एज इनकी 40-40, 50-50 तक मीडियन एज पहुंच गई। इंडिया की जो 30 के आसपास है मीडियन एज। तो मेरा मानना है हम पे बहुत यूथ है, ऐसा कोई कमी नहीं हो रही, ब्रेन ड्रेन कुछ नहीं हो रहा। आप सबको ट्रेन करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात करो, आर्टिफिशियल कोडिंग, रोबोटिक्स, और भी जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फिनटेक, जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सो प्रोवाइड करो। हमारे पास बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए बच्चा बहुत है, यहाँ काम करने के लिए भी बच्चा बहुत है। और इससे फॉरेन रेमिटेंस तो हमारा बढ़ेगा ही, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मीट आउट करने में हेल्प करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ जो अगला फेसबुक होगा, अगला मेटा होगा, अगला माइक्रोसॉफ्ट होगा, वो इंडिया से बनेगा। और यही ग्लोबल जायंट्स हैं जो कंट्री को, इकोनॉमी को इतना बड़ा बनाते हैं। एक टाइम पे ये मेटा और जो फेसबुक है, गूगल है, ये भी तो स्टार्टअप्स थे, आज ये जायंट है, सिर्फ अपने देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को लीड करते हैं। इसमें आपने, क्योंकि स्टार्टअप्स पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आपसे, तो ऑल्दो बजट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक है जो हॉट टॉपिक है हमेशा, और टॉक ऑफ द टाउन जिसको बोलते हैं। तो स्टार्टअप्स के 2 कंसर्न इस वक्त बहुत बड़े हो रहे हैं। एक तो फंडिंग ना मिलना, और फंडिंग ना मिलने का जो इम्पैक्ट है वो जॉब्स का ले ऑफ। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो, और क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या इसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है इसमें? मेरा मानना ये थोड़ा टेम्पररी है, एक सीजन चलता है, ठीक है। 2010 से हमने स्टार्टअप वर्ल्ड का मतलब एक स्टार्ट देखा, एक पुश देखा, हमने देखा फ्लिपकार्ट को बनते हुए, ठीक है। हम लोगों ने देखा ओला को आते हुए, हमने इंडिया से स्टार्टअप यहाँ 2010 से एक ट्रेंड शुरू हुआ। 2015, 16, 17, 18 आते आते इतना इजी हो गया था कि आप पे थोड़ा सा भी एक अच्छा आइडिया है और थोड़ी सी भी आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है और आप पिच कर सकते हो, आपको फंडिंग बहुत इजीली अवेलेबल हो रही थी, ठीक है। बट इस चक्कर में क्या हुआ, एक फोमो क्रिएट हुआ इन्वेस्टर्स के दिमाग में, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इन्वेस्टर्स जो है, जो हमारे सीक्वा कैपिटल, जो बड़े बड़े वर्ल्ड में कैपिटल है, उनके फोमो क्रिएट हुआ कि अगर हम इंडिया में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा कहीं नुकसान ना हो जाए, हमारे को एग्जिट अपॉर्चुनिटीज मिस ना करें। क्योंकि ये लोग भी एट द एंड ऑफ द डे जो इन्वेस्टर्स हैं, ये इंडिया को बढ़ाने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, ये बैठे हैं कि भाई मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ, मैं एग्जिट लूँ 150 रुपये में, ठीक है। तो जिस तरीके से इन्होंने एक फोमो क्रिएट हुआ, बहुत फंडिंग आई, बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ। बट कुछ स्टार्टअप्स ऐसे, सबकी बात नहीं करूंगा, इंडिया में सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो जायंट्स हैं, उतना अच्छे से काम नहीं करते, उनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, उनका विजन नहीं था कि प्रॉफिटेबल बनाने का, फिर भी उन्हें बहुत हाई अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में फंडिंग मिली। तो वो एक्सपीरियंस उससे इन्वेस्टर्स का खराब हुआ। जैसे हम पेटीएम की बात करें, ठीक है, सॉफ्ट बैंक में इतनी फंडिंग लगा रखी है, ओयो की बात करें, ऑल्दो ठीक है, हम आर्ग्यूमेंट है कि आने वाले कुछ 5 साल 10 साल में ये लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है, बट अभी भी ये प्रॉफिटेबल नहीं है। और रिसेंटली आपने पढ़ी होगी, अभी एक स्टार्टअप है गो मैकेनिक करके, उसकी एक रिपोर्ट आई है फ्रॉड की, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है ईवाई में। तो इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक होता है, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। कहना है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये धीरे धीरे सीरियस होएंगे। गवर्नमेंट ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स में भी चेंज किया है, जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, यूजुअली स्टार्टअप में शुरू में बहुत दिन लॉस बियर करना पड़ता है, तो अभी तक जो 7 साल का पीरियड था उसको 10 साल कर दिया।
और 3 कंसेक्यूटिव में उसको करना है। तो ये मान के गवर्नमेंट भी चल रही है कि 10 मोटे तौर पे कि 10 साल में, अब आप जब देखेंगे 10 साल में 3 साल में इतना जबरदस्त प्रॉफिट होगा, उस लॉस को सेट ऑफ करेगा। जो प्रोविजन जो लाया गया जी वैसे नहीं सोच के लाया गया, 7 से 10 किया गया, तो गवर्नमेंट भी ये मान के चल रही है कि 10 साल में भले शुरू में लॉस हो जाए, वो 3 साल आपको वो सब कवर करेगा। एक और प्रश्न, ड्यूरेशन बदल गया है, एग्जैक्टली। आपका चेंज होता है स्टार्टअप में तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। स्टार्टअप की जो पूरी स्कीम फ्रेम की गई है ना, वो 10 साल का टेन्योर लेके ही की गई है। जैसे अभी जो 1 साल उन्होंने और बढ़ा दिया है, कोई स्टार्टअप जैसे 16 से शुरू पॉलिसी आई थी, 16 में आई थी, 16 से लेकर अब उन्होंने फिर 1 साल इंक्रीज है, उसमें भी 10 साल का ही है। और 10 साल का टाइम आपको देते हैं फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द स्टार्टअप। और उसमें किसी भी 3 साल के प्रॉफिट को आप, लेकिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए वो 3 साल, चाहे आप 8, 9, 10 में ईयर की करा लो, तो वो गवर्नमेंट ने काफी लिवरेज दिया है। अभी ये कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का भी दे दिया, पहले से भी दे रखा है, तो ये मान के चल रहे हैं स्टार्टअप मीन्स कि वो धीरे धीरे ही ग्रो करेगा। पे चर्चा कर लेते हैं कि बजट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और जैसा वित्त मंत्री का कहना है कि 2014 के बाद ये कई टाइम्स अधिक रखा गया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे? देखिए क्या है कि आज जो दुनिया भर में यदि हमें अपने प्रोडक्ट्स को कम्पिटिटिव बनाना है, तो हमें अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, यानी कि जो माल भाड़ा है वो हमें घटाना पड़ेगा, ट्रेन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ड्यूरेशन हमें घटानी पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो जो 2.4 लाख करोड़ का बजट दिया है, उसमें जो मेजर थ्रस्ट है इस बार, वो इस बात पे है कि फर्टिलाइजर कहाँ बन रहा है, पोर्ट कहाँ पे है, शुगर कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होना है, इन सबको कनेक्ट करना है। अभी आप देखेंगे पिछले 8-9 वर्षों में, मैं अभी क्योंकि हम सब एक नए तरीके से नव चैतन्य जैसी स्थिति में है पिछले 8-9 वर्षों से, इसका मतलब ये नहीं है कोई सरकार को प्रेज करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ चेंजेस जो हुए हैं फंडामेंटल, वो हमें प्रेज करने ही पड़ेंगे। आज से 10 साल पहले आप जाएंगे तो जो मालगाड़ी की एवरेज स्पीड थी वो 23 किलोमीटर पर आवर थी इंडिया के अंदर, नाउ इट इज 46 किलोमीटर पर आवर, डबल हुई है। तो ये जो 2.4 लाख करोड़ के फंड की आपने बात करी, जो नया कैपिटल इन्फ्यूजन करना है, जो सरकार नया उसमें पैसा डाल रही है, ऐसी अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, हम बात करते थे 10 साल पहले कि इस साल हम एक 500 किलोमीटर को और इलेक्ट्रीफाई करेंगे, इस साल हम 200 किलोमीटर को और, आज स्थिति है 100% कर चुके, 100% हमारे रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाई हो चुके। तो अब हमें क्या करना है, कनेक्टिविटी बढ़ा। आप देखिए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बने हैं, माने हम सोचते थे मालगाड़ी निकालनी है पहले या पैसेंजर ट्रेन निकालनी है, अब अपन लोग सब उस दौर के साक्षी हैं कि हम छोटी गाड़ियों में चलते थे, पैसेंजर या छोटी जो मेल ट्रेन होती थी, और क्या अब शताब्दी निकलने वाली है 2 घंटे खड़ी रहेगी मुरैना पे। अब ये ताज एक्सप्रेस आने वाली है तो वो बामौर पे हमारी आधा घंटे ट्रेन खड़ी रहेगी। वो लद गए जमाने, और उस सबसे पीछे प्रायोरिटी किसकी होती थी, मालगाड़ी की होती थी। अब उनके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, रुकना नहीं है आपका ट्रांसपोर्टेशन। और उन्होंने खाली यही नहीं कि 2.4 लाख करोड़ रेलवेज में ही डाला है, चाहे वो अर्थ ट्रांसपोर्ट हो या रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे NHAI की बात करें आप, तो हम बनाते थे 9 किलोमीटर सड़क पर डे, आज हम 30 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बना रहे हैं, जो कि 2025 तक 60 किलोमीटर पर डे पर ले जाना है, और 2 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क तैयार करना है 2025 तक। तो ये ओवरऑल बेसिकली जो आपने जो प्रश्न किया उसके पीछे बस इतना ही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने, तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको घटाना चाहती है। और अभी जो एक सर्वे मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें अगर ये सारे मेजर्स अपने टाइमली चलते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट 7 to 10% डिक्रीज हो जाएगी इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो उसके पीछे मेन क्या, गवर्नमेंट का सारा फोकस भविष्य का भारत बनाने के ऊपर है। कोई ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की पार्ट है, तो जितना ज़्यादा गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है ना, उतना ज़्यादा एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है इकोनॉमी के अंदर। डिमांड नीचे से जनरेट होती है, रादर देन कि आप लोगों के हाथ में पैसा दे दो, उससे सिर्फ इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूशन आएगा। हाँ, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट चाहे तो खुश करने के लिए बोलता है तो सीधा हाथ में पैसा दे, सबके हाथ में पैसा दे, बट दूरगामी प्रभाव ज्यादा देख रही है हाँ, गवर्नमेंट, शॉर्ट टर्म ये गवर्नमेंट इलेक्शन मोड में नहीं है, राइट। तो बजट आप देख लीजिए, कभी भी आपको इलेक्शन मूड में नहीं आएगी। मुझे आज भी ध्यान है 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले थे, हमें और
2017 में बजट जो आया जनवरी फरवरी में, उसमें एक प्रोविजन ऐसा नहीं था जिसे ल्यूक्रेटिंग कहा जा सके, मतदाताओं को लुभाने वाला कहा जा सके। 2018 में कोई नहीं था। डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल सही कहा। जो हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अनुभवी अर्थ विशेषज्ञों की राय है कि दूरगामी प्रभाव वाला है ये आम बजट और भविष्य के भारत का निर्माण करने वाला है ये आम बजट। आप सब लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। शीघ्र ही आपसे फिर मिलेंगे कुछ और अर्थ विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।